हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर के जीएस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़, सिंस इट्स अ वेरी बिगनिंग फॉर मी, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, बी चंद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवंती राज्य की राजधानी थी? ए पाटलिपुत्र, बी कौशाम्बी, सी उज्जैन, डी गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ है। इसके दो भाग थे। पहला उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। यहाँ का प्रमुख शासक चंद्रप्रद्योत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अभी भी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी अवंती हो जाएगा। इस क्वेश्चन करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? ए अंग, बी चेदी, सी मल्ल, डी वत्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्ल। व्याख्या पढ़ लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 जनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल, मगध थे। मल्ल राज्य का एक गणतंत्र राज्य था। इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह, डी चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। बाद में राजगृह फिर उदयन ने इसे कर दिया था पाटलिपुत्र, हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा, डी अंग। ई कोई नहीं या एक से अधिक। अभी हमने पढ़ा था कि पहली जो राजधानी थी वो थी राजती, तो ये हो जाएगा में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता हस्तगत की थी। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता कहा गया है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा था, अजातशत्रु को क्या गया है, तो वो पितृहंता कहा गया है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको पता होगा कि जब हम ऊपर गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनकी माँ भी जो थी वो लिच्छवी गणराज्य से थी। तो उस टाइम की ये सबसे बड़ी गणतंत्र थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा, डी पाटलिपुत्र। तो अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत, बी अंगुत्तर निकाय, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय।
बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्सक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन पोटन या पोटली थी, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में अगर दक्षिण भारत की बात की जाएगी तो आप देख सकते हैं कि जो पोतन है, ये राजधानी थी किसकी? अस्मक या अस्सक की, और ये अकेला महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। तो ये कभी भी क्वेश्चन ही पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? पहला ईसापुर चौथी शताब्दी, ईसापुर छठी शताब्दी, ईसापुर दूसरी शताब्दी, ईसापुर पहली शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसापुर छठी शताब्दी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसापुर छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हरेक वंश से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? ए मौर्य, बी नंद, सी पल्लव, डी गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद। नंद वंश भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। पुराणों में महापद्मनंद की शुद्धा गर्भोद्भव कहा गया। महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग जनपद की राजधानी थी? ए चंपा, बी राम, सी कपिलवस्तु, डी कुंडग्राह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपा। 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंगराज को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। वर्तमान में भागलपुर एवं मुंगेर जिले बिहार के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वत्स का राज्य स्थित था? इलाहाबाद के आसपास, बी उज्जैन के आसपास, सी मेरठ के आसपास, डी वाराणसी के आसपास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद के आसपास। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासदत्ता से थी। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल जाल प्रसाद प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? ए सिंधु घाटी, बी गांगेय मैदान, सी दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, डी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांगेय मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगेय मैदान उत्तरी काली पॉलिस के मृद भांड वाला क्षेत्र। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ होता है तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। समुद्रतक खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा की जलोढ़ मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादकों बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का भरण पोषण संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 72 एडी, बी 75 एडी, सी 78 एडी, डी 80 एडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78 एडी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इसको देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी।
शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में से 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। तो ये शक संवत अगर पूछे थे तो इसको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने कि इसमें इसका कौन किया था, कनिष्क ने किया था। और इसमें क्या करते हैं कि जब भी हमें वर्तमान समय निकालना होता है तो उसमें से 78 कम कर देते हैं और वो हमारा शक संवत निकल जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ए हर्ष ने, बी कनिष्क ने, सी रुद्रदमन ने, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जूनागढ़ अभिलेख 150 से 151 ईस्वी के अनुसार रुद्रदमन वन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राज्यपाल तुषार ने उसमें नहर निकलवाया। उल्लेखनीय है कि रुद्रदमन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदमन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई थी। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल, बी बृहद्रथ, सी तिवारा, डी अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिससे शुंग राजवंश की स्थापना हुई। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, काफी बार पूछ लेता है। किसी भी साम्राज्य का अंतिम और पहला शासक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक देख लेंगे, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। देखा देख लेते हैं इसका। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पहला कि मेगास्थनीज जो था वो राजदूत के रूप में किसके दरबार में था? तो पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, मेगास्थनीज का जो बुक है इंडिका, उसके बारे में भी पूछ लेता है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। इसकी जो बुक थी उसका नाम था इंडिका, और दूसरा एक ये यूनानी राजदूत था। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी दिव्यावधान, डी राजतरंगिणी, ई कोई नहीं है एक से। इसका आंसर हो जाएगा सी दिव्यावधान। दिव्यावधान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल 258 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा गया है। बिंदुसार की रुचि जैन के आजीवक संप्रदाय में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार न्याय करता था? ए दीवानी, बी फौजदारी, सी धार्मिक, डी नैतिक, ई कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फौजदारी। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राज के न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, तो कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान महासंग्रहकर्ता होता था।
मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त था। इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है, धर्मस्थीय, कंटक शोधन। और उसमें जो धर्मस्थीय था वो दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, और जो कंटक शोधन था वो फौजदारी की तरह काम करते थे। ये पॉइंट्स जाएंगे। उसके बाद मौर्य काल में जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था उसको महासंग्रहकर्ता करते थे। ये भी बहुत पॉइंट पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि शासकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसको सीता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाहर्ता कौन था? महासंग्रहकर्ता, बी खजांची, सी महालेखा परीक्षक, डी दंडनायक। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा महासंग्रहकर्ता। इस क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? ए भोग, बी राजकर, सी भाग, डी सीता। तो अभी हमने देखा था, इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी सीता, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो अभी हमने ऊपर व्याख्यान पढ़ा था कि इसका ऑप्शन नंबर सी की जगह तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? ए 11, बी 12, सी 14 एंड डी 15। तो अभी हमने पढ़ा था ये 15 अधिकरण था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? ए मस्की, बी कलसी, सी मेहसाना, डी भाब्रू। ये कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाब्रू। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सम्राट के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर से खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा मगाधिराज कहता है। ये भी पॉइंट है, ये देखना है कि अशोक कई बार पूछ लेता है कि अशोक को किसको मगधधिराज कहा जाता है, तो वो है अशोक। सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी भी बहुत बार पूछा है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे पॉइंट की प्रियदर्शी किसको कहा गया है, तो वो अशोक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट इसमें मिल गए। ये 2-3 पॉइंट तो थे ही, और एक 2-3 पॉइंट मिल गए, जैसे कि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और शिलालेख कौन से भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुक्मिणदेयी स्तंभ, सी कीन स्तंभ, डी भाब्रू। तो अभी हमने पढ़ा था कि उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। इस क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो इसका भी हमने अभी पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर बी इसका प्राकृत बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए प्रिंसेप, बी एच डी संकलिया, सी एस आर गोयल, डी वी एन मिश्रा। तो ये भी व्याख्या सही आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी। तो ये भी ऑप्शन सटीक ही है, प्रियदर्शी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ए मास्की अभिलेख, सी बी रुद्रदामन अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी हाथीगुम्बा अभिलेख। ये कोई नहीं है एक्चुअली, तो ये भी व्याख्या में हम लोग पढ़ा थे कि इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, कोई नहीं। इसमें से किसी पे भी हम
कलिंग विजय का व्याख्या नहीं था। इसमें हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे आप व्याख्या में ही, ठीक, जो कलिंग विजय का है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट अब फिर से हम कल लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें और चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने का और कंटेंट अच्छे कंटेंट्स बनाने का। तो धन्यवाद।